परपेंडिकुलर है या वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक ही बात है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। बोलो सब। इनफाइनाइट। इंफिनिटी। स्लोप इक्वल टू इनफाइनाइट। यदि वाई एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो स्लोप इनफाइनाइट होगा। अब 9th वाला जो बता रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। 9th और 10th, बस ये 10 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो 9th पॉइंट देखो, इफ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड with the coordinate axis is equally inclined with the coordinate axis। अब इसका मतलब समझा रहे हैं आपको। और कर्व्स इक्वल इंटरसेप्ट कर्व्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देन स्लोप इक्वल टू प्लस माइनस 1। अभी समझा रहा हूं इसको। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। यदि लाइन इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, या आप बोलो कि कर्व्स इक्वल इंटरसेप्ट, यदि इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो इसका स्लोप प्लस माइनस 1 होगा। कैसे होगा अभी मैं समझाता हूँ, एक एक केस करके समझाता हूँ। देखो सबसे बोला इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है सेम एंगल बना रहा है भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है। देखो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ये लाइन है, ये लाइन है सपोज। अब ये है एक्स एक्सिस, ये रही एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। अब यदि मैं यहाँ पर बेटा एंगल के लिए तो वाई एक्सिस ये इसके पैरेलल है, तो ये भी 45 डिग्री एंगल है। तो बोलो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बोलिए। 45। अरे कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? 45 डिग्री। और वाई एक्सिस के साथ भी कितना बना? 45 डिग्री। तो वाई एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री बना रहा है। एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ वाला लेते हैं बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल। तो इसका स्लोप होता है tan थीटा। जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए। यदि एंगल गिवन है तो स्लोप होता है, जैसा आप इससे बोल दिया कि एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आपका स्लोप हो गया tan 45। यदि वो आपसे बोल दे कि एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका जो स्लोप हो गया m, स्लोप मतलब m, तो m tan 45। बोलो tan 45 कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री? 1। तो इसका स्लोप 1 हो गया। देन द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू 1। ये केस समझ में आया कि सबको? यस सर। किसी को डाउट है? अब सपोज मैं बोल रहा हूं कि सेकंड केस बेटा, ये अब देखो सेकंड केस में क्या है। अब ये इक्वली इंक्लाइंड भी है बेटा, वो अभी इक्वली इंक्लाइंड वाला बाद में बात करेंगे। एक केस ही इस तरह का आ गया, सपोज ये लाइन आ गई, सपोज इधर से ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और वाई एक्सिस ये, चलो मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया है, तो ये भी 45 डिग्री एंगल बना रहा है। अभी भी इक्वली इंक्लाइंड है कि नहीं है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ? 45 डिग्री 45 डिग्री, बोलिए। हाँ सर है। अब स्लोप बात करेंगे तो बेटा स्लोप हमेशा इसके साथ लेंगे, तो ये हो गया आपका 135 डिग्री, क्योंकि हमेशा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लेते हैं स्लोप। तो इसका स्लोप हो गया tan 135 डिग्री। तो बेटा tan 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1। तो इन दोनों केस में या तो इसका स्लोप +1 होगा या इसका स्लोप -1 होगा। तो दोनों केस लेने जब भी वो आपसे बोले इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। यदि आपसे ये बोले कि इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो आप स्लोप +1 भी लोगे और -1 भी लोगे।
देन द स्लोप विल बी इक्वल टू +1 एज वेल एज -1। ये तो आपका इक्वल इंक्लाइंड वाला केस होगा। सर इसमें कोई हाँ बेटा बोल। सर ये कैसे पता चला कि tan 135 डिग्री -1 होता है? तो यार ऐसी बातें करेगी कि तू हारना है। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है यार? मैं तेरे से तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तू इतना इतना कंफ्यूजन क्यों रहता है तेरे को? मेरे को यही समझ में नहीं आता बेटा। मैं इसको 180 - 45 लिख सकता हूँ कि सब बोलो भाई। Yes, sir. हाँ? 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? बोलो जल्दी। सेकंड Second. सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव 10 45। Sir, हाँ। अगर इस लाइन जो आपने खींची है ना, उसको अगर फर्स्ट हम्म, क्वाड्रेंट तो मतलब ऐसे क्या मतलब? मैं आपको बताऊं कैसे वर्बली। मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, हाँ, जो आपने लाइन ऐसे खींची है ना, जो मतलब वहां पे क्रॉस कर रही है फर्स्ट वाले में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्रॉस रुक जा कर रुक रही जा है। रुक जा रुक जा रुक जा। उससे कोई मतलब नहीं है। तू तो ये बता, जब भी इस तरह की लाइन आएगी इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, और जब भी इस तरह की लाइन आएगी इसका स्लोप नेगेटिव होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है और ये एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ठीक है सर। अब वो क्वाड्रेंट। कौन से भी क्वाड्रेंट से, कोई से भी क्वाड्रेंट से पास हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ओके सर। ये बात होती है। कभी भी आपको इस तरह की कोई लाइन गिवन है, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, इसका स्लोप पॉजिटिव, और इसका ऐसी लाइन, इस तरह की लाइन, इस तरह की लाइन, इस तरह की लाइन, तो इसका स्लोप नेगेटिव। समझ में आया? हाँ सर। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। क्लियर? हाँ सर। बस इतना सा ध्यान रखना। अब इसकी जगह अब अपन है ना एक इंटरसेप्ट वाला, जो सेकंड वाला केस है वो बता रहा हूँ। इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कितनी लेंथ कट कर रहा है। आपको तो डायरेक्ट ये यूज करना है, ये तो मैं समझा रहा हूँ ये कैसा आया है। वहां पर आपको ये थोड़ी यूज करना है कि भाई क्या होगा। जैसे ये रहा आपका, ये जितना इंटरसेप्ट यहाँ कट कर रहा है उतना ही इंटरसेप्ट यहाँ कट कर रहा है। ये सेम इंटरसेप्ट कट कर रहा है। अब ये एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है? पहले तो ये बताओ। ये एंगल एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है? ऑब्ट्यूज। दोनों सेम इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो बताओ इसका स्लोप +1 होगा कि -1 होगा? जल्दी बोलो। -1 होगा, क्योंकि बेटा ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, 135 डिग्री एंगल बनाएगा। ये 135 डिग्री एंगल बनाएगा। क्यों बनाएगा? देखो सर, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन होती है, यदि किसी को नहीं पता इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, तो बेटा ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन होती है x/a + y/b = 1। यहाँ पर b की जगह भी a आ रहा, तो x + y = a, तो स्लोप हो गया आपका -1। आया कि नहीं आया इसका स्लोप -1? बोलिए बेटा। अरे इससे स्लोप -1 आया कि नहीं आया? यस सर। बस इसलिए इसका स्लोप -1 होता है इस वाली लाइन का। ओके तो सर। इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। एक और केस ये रहा, तब वो लाइन इस तरह की है, ये भी ए इंटरसेप्ट है, ये भी ए इंटरसेप्ट है, लेकिन ये नेगेटिव है, तो इसकी लाइन होगी x/- a + y/a = 1। तो ये आ गया -x + y = a। बोलो इसका स्लोप क्या आएगा? 1 है। नहीं आ रहा? बस। तो जब इक्वल इंटरसेप्ट कट करेगा तब आपका स्लोप +-1। ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, वहां पर थोड़ी निकाल के देखना है कि आपको स्लोप क्या होगा, ये क्या होगा। ये तो डायरेक्ट यूज करना है आपको, तो वो आपको यूज करना है, डायरेक्ट यूज करना है आपको। क्लियर है? यस। तो आपको तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है। जब भी इक्वली इंक्लाइंड होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ या इक्वल इंटरसेप्ट कट करेगा, तो बेटा स्लोप +1 भी होगा और -1 भी होगा। क्लियर? जब ये लाइन आएगी इसका मतलब +-1 स्लोप लेना। अभी क्वेश्चंस में आएगा ये स्लोप। चलिए लास्ट पार्ट, और ये कंप्लीट हो गया आपका। अब अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थ्योरी मतलब आपको टेंजेंट नॉर्मल अब स्टार्ट होगा। ये तो लास्ट ईयर के पाप है जो हम धो रहे हैं। ये
जो हमने ढंग से नहीं पढ़ा 11th में, वो चीज है। अच्छा भाई, क्या क्या हट गया मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ। एक्सरसाइज 4.2 हट गई है पूरी, जो डिटरमिनेंट वाली एक्सरसाइज है वो पूरी हट गई है। आई बात समझ में? यस सर। यस पता है डिटरमिनेंट मतलब वो जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है ना। सर चैप्टर 3 में भी अरे तो है। हाँ, 3 में तो आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन हट गया 3.4। एक्सरसाइज 1.23 हट गई है, 4 तो पहले ही हट गई है। 1.3 मतलब इनवर्ट वो हट गया आपका, गो फॉर फोग हट गया, वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं। 5th चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटा। 6 में से 6.1 हट गई, 6.4 हट गई। ये अभी फर्स्ट बुक में से ये हटा है, ठीक है ना। यस सर। और 5.8 हटी है, एक 5.8 भी हट गई है। लास्ट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की डिस्टेंस। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने आपसे बोला ये वाला पॉइंट है P(x1, y1), अभी जनरल बता रहा हूँ, और ये लाइन है, इससे मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी। ये लाइन है ax + by + c = 0, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है भाई, PM। तो ये PM होगा मॉडुलस ax1, x की जगह x1 आ जाएगा, प्लस by1 + c अपॉन √(a² + b²). दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से ये होगी मॉडुलस ax1 + by1 + c अपॉन √(a² + b²। किसी भी लाइन की डिस्टेंस पॉइंट से ये इस तरह से आएगी भाई, मॉडुलस ax1 + by1 + c अपॉन √(a² + b²। कैसे, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, find the distance of the point. (3, -4) from line 5x - 7y - 8 = 0। तो कैसे निकालेंगे, देखो सर। डिस्टेंस इक्वल टू मॉडुलस x की जगह 3, y की जगह -4 अपॉन x का कोफिशिएंट 25, y का कोफिशिएंट, तो ये आ गया 35 अपॉन √74। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ये किसी भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जो हमें याद रखने हैं। तो ये पॉइंट मैं बार बार बीच में बताता भी रहूंगा, लेकिन ये है कि ये सारे पॉइंट आपके काम में आएंगे अभी जो मैं चालू करने वाला हूँ टॉपिक। अब हमारा टॉपिक चालू होगा। अभी तक मैंने टॉपिक चालू नहीं किया है बेटा, अभी तक सिर्फ मैं इसका आगे की चीजें बता रहा था कि भाई क्या कैसे निकालना है, किस तरह से करना है। क्लियर? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब देखो सर, वापस से आ जाते हैं हम टेंजेंट नॉर्मल पे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं पहले। देखो सर, ये हमारा कोई कर्व है, इस पॉइंट पर लाइन टच होती हुई जा रही है, जैसे ये लाइन, एक सेकंड, ये लाइन टच होती हुई जा रही है इस पॉइंट पर। ये पॉइंट P है और ये इसका नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ये पॉइंट P है x1 y1। अब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये तो टेंजेंट है,
और ये नॉर्मल। अब हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी पड़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा y माइनस y1 x माइनस x1, और यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा कैसे निकालोगे, जो भी कर्व गिवन होगा उसका डिफरेंशिएशन करोगे और पॉइंट रख दोगे। जो भी कर्व गिवन होगा, अभी करके बताऊंगा जब समझ में आ जाएगा। जो भी कर्व गिवन होगा उसका डिफरेंशिएशन करोगे और उसमें वो पॉइंट रख दोगे, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx और ब्रैकेट में x1 x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। और यदि हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालें तो हमें पता है कि जो नॉर्मल है वो किसके परपेंडिकुलर होगा, सब बोलिए। नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा y माइनस y1, तो नॉर्मल का स्लोप आएगा -1 अपॉन dy बाई dx इंटू x1 y1 x माइनस x1। क्यों आएगा, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू -1। सपोज m2 नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप होगा -1 अपॉन m1, ये टेंजेंट का स्लोप, इसलिए। तो हमारा ये इक्वेशन इस तरह से आएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये दो इक्वेशन काम में आएगी बेटा। अब मैं बिल्कुल जनरल प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूं अभी। आज बिल्कुल जनरल करेंगे और फिर उसके बाद कल से हम इस पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। आज बिल्कुल जनरल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए पहली प्रॉब्लम, ये हमारी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.3 है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 है। बेटा अभी बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा और दिन में जो 4 बजे वाली क्लास है उसमें रिवीजन के हिसाब से पढ़ाऊंगा। जैसा आज मैं वहां पर है ना मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ पर भी पढ़ाऊंगा वो, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि पीस है यहाँ पर, इसको पढ़ाना है पूरा, तो यहाँ तो बिल्कुल सिस्टमेटिक चलेगा। वहां पर आपको रिवीजन के बेस पे, मतलब वहां पर चीजें लिखवाऊंगा नहीं, बस हमें समझानी है वहां पर। ये दो तरह का अंतर होगा भाई दोनों क्लास में। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, क्योंकि उस वाली क्लास में क्या होगा कि बीच बीच में मैं उसमें इंटीग्रेशन का रिवीजन भी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जैसे आपका क्लास हो गई 2-3 क्लास के बाद फिर वापस से 3 क्लास का रिवीजन उसमें स्टार्ट कर दूंगा। मतलब 3 क्लास, एक दिन क्लास रिवीजन क्लास ले ली इंटीग्रेशन की, फिर वापस से उसको कंटिन्यू कर लिया, तो ऐसे चलता रहेगा उसमें, ताकि आपका इंटीग्रेशन क्लियर होता है। कल के फॉर्मूले याद कर लिए सबने इंटीग्रेशन के? यस सर। यस सर। हाँ बात कर ही लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले बोल रहा हूँ, ऑन विच टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। हमें x एक्सिस के पैरेलल वही लाइन, द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखो क्या करना होता है, बिल्कुल सिस्टमेटिक प्रोसीजर है बेटा। उसने बोला पॉइंट्स, तो पहले पॉइंट्स मान लो। लेट द पॉइंट्स, बिल्कुल ये हर एक प्रॉब्लम में करना पड़ेगा आपको। लेट द पॉइंट्स वेयर टेंजेंट इज ड्रॉन, वेयर टेंजेंट इज ड्रॉन बी x1, y1। हमने वो पॉइंट मान लिया जहां पर टेंजेंट ड्रॉ हुई है, वो पॉइंट मैंने x1, y1 मान लिया। तो रख दो बेटा इसमें, कर्व में रखोगे भाई, कर्व को सेटिस्फाई करेगा। ये पहला काम, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये हर एक में करना है बेटा, हर एक प्रॉब्लम में करना है। क्या ये क्लियर है? यस सर। यस सर। फ्यूज क्लियर है? यस सर। भाई हमने वो पॉइंट मान लिया जहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। ये हर एक प्रॉब्लम में होगा टेंजेंट नॉर्मल की। फिर हम जो भी कर्व है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हर एक प्रॉब्लम में ये भी होगा।
डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स dy बाय dx। भाई डिफरेंशिएशन बताओ इसका। 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x माइनस माइनस 9। ये हमारा इसका dy बाय dx आ गया। तो अब फिर हम लोग लेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। बस x की जगह x1 रख देंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9। यहाँ तक कोई डाउट? तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया भाई 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9। अब टेंजेंट किसके पैरेलल है? एक्स अब यहाँ से, हाँ यहाँ से प्रॉब्लम के हिसाब से यहाँ तक तो बिल्कुल सब में यही होगा। अब हम बोलेंगे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब इसका स्लोप 0, जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0 लिखवाया था ना। यदि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होता। अभी लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? यस यस ये आ गया 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इक्वल टू 0। 3 कॉमन आ गया। बेटा फैक्टर बताएंगे इसके। 3 के ऐसे फैक्टर करो कि 2 आ जाए। 3 के ऐसे फैक्टर करने की 2 आ जाए। एक्स माइनस 1 सॉरी एक्स प्लस 1 x नहीं माइनस एक्स 3 प्लस 3 और x प्लस 1 माइनस 3 और प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। ऐसे इस फैक्टर में किसी को दिक्कत तो नहीं है? पीयू से इस फैक्टर करने में दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। फिर तो x का वैल्यू 3 आ गया और x का वैल्यू -1 आ गया। 2 पॉइंट आ गए। x का वैल्यू 3 आ गया और x का वैल्यू -1 आ गया। x1 का वैल्यू सॉरी। अब व्हेन x1 इक्वल टू 3 इसमें रखेंगे भाई y1 में फर्स्ट इक्वेशन में 3 का क्यूब 3 इंटू 3 का स्क्वायर 3 प्लस 7। ये तो कैंसिल हो गया। 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7 -20 -20। नाउ व्हेन x1 इक्वल टू -1 तो y1 आ गया -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 7। तो y1 इक्वल टू -1 -3 प्लस 9 प्लस 7 12। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर, ये 2 पॉइंट आ गए बेटा 3 -20 and -1 12। These are the points where tangent are parallel to x-axis. These are the points where tangent is parallel to x-axis. ये वो पॉइंट हो गए जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल। आया समझ में? यस सर। क्लियर है बेटा सबको? यस चलिए बेटा अब 1 बजे मिलेंगे, ठीक है ना?